कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का इस शो में और मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज के शो में हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसे लोग बहुत ईज़ी लेते हैं। मैं आपको खुलकर बताती हूँ हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं नाक, कान, गला। हमारे शरीर के ये वो हिस्से हैं जिन्हें हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर इनमें ज़रा-सी भी दिक्कत हो जाती है तो हमारी ज़िंदगी ठहर-सी जाती है। आज हम इसी पर बात करेंगे, क्या वाक़ई में आपके शरीर के ये हिस्से ऐसे हैं जिसे बहुत हल्के में लेना चाहिए या ये छोटे से आपके शरीर के हिस्से अगर परेशान करने पर आ जाए तो आपकी ज़िंदगी के साथ-साथ आपका बहुत कुछ थम सकता है। तो चलिए फिर इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास गेस्ट हैं, हमारे साथ हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट विवेक पाठक जी। कैसे हैं सर आप? बहुत-बहुत बहुत स्वागत बढ़िया। है आपका। थैंक यू। विवेक पाठक जी, सबसे पहले तो मैं इस शो को शुरू करने के साथ ही वेलकम के साथ आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रही हूँ कि जैसे मैंने कहा कि नाक, कान और गला, लोग इसे बहुत ईज़ी लेते हैं। मतलब लोग समझते हैं कि अगर नाक में थोड़ा-सा कुछ हो रहा है तो ठीक है, ठीक हो जाएगा अभी थोड़ी बहुत देर में। कान में दर्द हो रहा है, कोई नहीं शाम तक ठीक हो जाएगा। तो सभी लोग इसे बहुत ईज़ी लेते हैं। लेकिन आप तो स्पेशलिस्ट हैं। क्या ये ऐसी चीज़ है जिसे हम इतना ईज़ी ले सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ कि शरीर में हमारे 5 इंद्रियाँ हैं। हुँ, दे आर 5 सेंसेस, ओके। हुँ, आँखों आँख जैसे आँखें हमारी, तो उस आँखों के थ्रू हम देखते हैं। हुँ। विज़न हमारा आँखों के थ्रू होता है। नाक है बॉडी में, नाक का काम क्या है? तो सूँघना। प्राइमरी काम सूँघना प्राइमरी काम नहीं है, प्राइमरी काम फ़िल्टर करना है एयर हाँ, को, और सूँघना सेकेंडरी काम है इसका। अच्छा। तो एक सूँघना है, तो सूँघना एक एक सेंस हो गया, है ना? हाँ। तो एक ये हो गया। कान हमारे जो हैं उसके थ्रू हम सुनते हैं, तो हुँ, हियरिंग, तो एक सेंस ये हो गया। हुँ, टंग टंग का काम क्या है? टेस्ट लेने का। तो टेस्ट या स्वाद हमारा, ये एक अलग सेंस हो गया। हुँ, तो तीन सेंस जो जो है हमारे, वो नाक कान गले के अंदर आ रहे हैं। हुँ, तो जब तक तो ये हमारे पास है, मतलब हुँ, तब तक तो हम इनको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंजॉय कर पाते हैं। हुँ, जैसे ही ये नहीं होते हमारे पास, या बाई चांस कुदरती नहीं है, मतलब तब इनकी हमको अहमियत मालूम चलती है, या हुँ, चले जाए तब मालूम चलती है हुँ, हमको। तो कोई भी चीज़ हम ऐसी ना करें कि हम, अगर ये नाक कान गला जो जो एरिया है हमारा, जो पार्ट है बॉडी का, ये छोटी छोटी कैविटीज़ हैं, हुँ, जो कि हमको बाहर से दिखाई नहीं देती। हुँ। तो जो चीज़ हमको बाहर से दिखाई दे रही होती है, उसका तो हम ढंग से इलाज रख रखाव कर करते हैं, इलाज हाँ, करते हैं। हुँ, और जो चीज़ हमको नहीं नहीं दिखाई दे रही होती, हम उसको इग्नोर करते हैं। हुँ, और उसको इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है कभी कभी। हुँ। यानी इतना ईज़ी हम इन्हें नहीं लें तो ही बेहतर है हमारे लिए। एक सवाल और है, नाक, कान या जीभ की जब हम बात करते हैं तो इसके कैंसर के क्या-क्या शुरुआती लक्षण हो सकते हैं? क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि मुँह का कैंसर हो जाता है जिसकी वज़ह से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कौन-कौन से संकेत हैं जो अक्सर हमें समझ नहीं आते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो हेड एंड नेक कैंसर जो होते हैं, वो हुँ, इंडिया में नंबर वन, जो प्रिवलेंस के हिसाब से सबसे कॉमन कैंसर्स में आते हैं। हुँ, कारण इसके पीछे क्या है? हुँ, वो हमारी हैबिट्स, टोबैको अब्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट। तो टोबैको, जो तंबाकू में निकोटिन होता है, वो कि एक नॉन नॉन कार्सिनोजन है। हुँ, कार्सिनोजेंस मंथ मीन्स कैंसर कॉजिंग प्रोडक्ट। कोई हुँ, भी ऐसी वस्तु जो कि कैंसर कॉज कर सकती है, उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजन। हुँ, तो तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो गुटखा वगैरह हो, या हाँ, है ना, या स्मोकिंग के थ्रू हो, सिगरेट स्मोकिंग, या है ना, तो वो कॉज करता है हेड एंड नेक का कैंसर। ये एक तो एक हर कोई जानता है इस बात हुँ, को। और इसमें सबसे, जो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिस्क, उसमें फर्स्ट कैटेगरी पे आता है, मतलब ये। अच्छा, तो टोबैको अब्यूज़। हुँ, तो हेड एंड नेक के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। अच्छा, अब इनकी प्रेजेंटेशन डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया का कैंसर है, वो अलग अलग होती है। हुँ, जहाँ तक बात नाक की है, तो नाक के कैंसर उतने ज़्यादा कॉमन नहीं है, पर हाँ कुछ कुछ उसके लक्षण होते हैं जो कि पता चल जाता है कि ये हो सकता है। हुँ, नाक में जिसको हम बोलते हैं पॉलिप, कोई ऐसा मास डेवलप हो रहा है कि बहुत जल्दी वो उसका साइज बढ़ गया, अच्छा, या नाक से ब्लीडिंग चालू हो रही है हुँ, पॉलिप के बाद में। और पेशेंट किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे कि उसको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो रहा है, हाँ, जैसे निकल डस्ट बोलते हैं उसको हम हाँ, लोग, है हाँ, ना, हाँ, या वुडन डस्ट होते हैं तो उस एरिया में वो एक नॉन कॉज होते हैं कार्सिनोजन के, मतलब, है हाँ। ना। तो ये है। बहुत से लोगों का सर हमने देखा है जैसे कई बार होता है वो कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई है। ये बहुत बार हमने लोगों में देखा है कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, ये क्या होता है सर? तो इसको इस तरह से लेके चलिए आप। जो नाक है, इसके तीन हिस्से में उसको डिवाइड करते हैं: एक्सटर्नल ईयर, हुँ, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज, हुँ, नेजल कैविटी, हुँ, एंड ऑल्फैक्टरी एरिया। हुँ, जो बाहर की नाक है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नोज। हुँ, ये एक तिहाई इसमें हड्डी होती है, उसको बोलते हैं नेजल बोन, और हुँ, दो तिहाई जो है वो कार्टिलेज होते हैं इसके अंदर हुँ, में। जो अंदर की नाक है वो एक कैविटी है, मतलब, है ना। कैविटी का मतलब होगा इसमें वॉल्स होंगी, मतलब, ठीक है। अच्छा,
लेटरल वॉल, मीडियल वॉल, फ्लोर, है ना। हम्म तो ये वॉल्स होती हैं। तो जो मीडियल वॉल है उसको हम बोलते हैं नेजल सेप्टम, हम्म जो कि राइट नेजल कैविटी को लेफ्ट नेजल कैविटी से डिवाइड करता है। हम्म अब ये क्या है कि पैलेटन, जो हमारी पैलेट जो बोन होती है, हम्म पैलेट बोन पे ये बैठता है मतलब। तो हम्म जैसे ही फेशियल ग्रोथ होती है मतलब, तो ये कभी कभी डिवाइड हो जाता है, अच्छा राइट या लेफ्ट साइड, किसी भी साइड में। हम्म ये कभी कभी एस शेप में भी जाता है मतलब, है ना। अच्छा अब ये हो सकता है कि कुछ कोई भी लक्षण पेशेंट में ना दे। हाँ तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। पर हाँ कभी कभी अगर सिम्टम आते हैं तो क्या आ सकते हैं, हम्म लगातार नाक का बंद रहना, हाँ नाक से ब्लीडिंग होना, हाँ तो ये सिम्टम कर सकता है। अच्छा, जो लोग सर लगातार हम देखते हैं धूम्रपान करते हैं, तंबाकू खाते हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भई जैसे आती है कि भई सुपारी अलग आ रही है और तंबाकू अलग आ रहा है, कि मैं तंबाकू नहीं मिलाता हूँ, मैं सिर्फ सुपारी खाता हूँ। तो क्या वो लोग सेफ हैं जो कहते हैं कि नहीं मैं बस सुपारी खा रहा हूँ, तंबाकू मैं नहीं खा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि तंबाकू में है जानते हैं हम, हाँ, निकोटीन। हाँ, ऐसे ही जो सुपारी वगैरह होती है हुँ, उसमें एरिकानेट होता है, एरिकानेट बोलते हैं ना उसके अंदर हाँ, में। हाँ, तो उसमें भी वो भी कर सकता है, मतलब कैंसर कैंसर कॉजिंग एजेंट वो भी है। हाँ, तो सुपारी खाना भी जो है उतना ही हानिकारक है। घातक है, हाँ, जितना उतना नहीं घात तो उतना उसके बराबर ही है, लगभग, है ना, बराबर ही है उसके बराबर लगभग। ही हाँ, कई बार मरीज़ को सर तब पता चलता है कि मैं बीमार हूँ, जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास भी आए होंगे, तब आप कैसे डील करते हैं उनके साथ? तो सबसे पहले चालू करते हैं हम कान से मतलब। हुँ, तो कान की समस्याएं क्या होती हैं कि पेशेंट, सबसे जो कॉमन है वो ईयर वैक्स है। कान हुँ, में जो है मैल जो जमा हो जाता है उसको ईयर वैक्स बोलते हैं हम लोग। हुँ, कान के तीन हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। हुँ, तो एक्सटर्नल ईयर में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिग्मस ग्लैंड, अच्छा, जो कि नॉर्मल वैक्स सिक्रीट करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट करते क्या है कि क्योंकि वैक्स जो सिक्रीट होता है वो क्या करेगा, कान में इचिंग करेगा, हुँ, या सुनने की जो क्षमता थोड़ी सी कम हो जाएगी। हुँ, तो पेशेंट बाहर से ईयरबड्स का इस्तेमाल करके उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, हाँ, जो कि एकदम एडवाइजेबल नहीं है। हुँ, उससे होता क्या है कि जो कैनाल है ना वो स्ट्रेट नहीं होती है हमारी, वो हुँ, एस शेप में होती है। हाँ, तो जो वैक्स है फर्दर टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या पर्दे की तरफ चला जाता है, ओके, या कभी कभी इनएडवर्टली वो ट्रॉमा कर सकती है हाँ, ईयरबड। तो ये सबसे कॉमन प्रैक्टिस जो कि पेशेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनको फायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होता है। हाँ। जैसे बहुत सारे लोग को हमने देखा है सर जैसे रास्ते में कोई साफ करने वाला आता है वहां बैठ जाते हैं उनसे कराना शुरू कर देते हैं और मेन प्रॉब्लम जो है उसके बाद ही शुरू होती है जी। तो यही एक कारण हो सकता है हाँ, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो स्टराइल है कि नहीं है। हाँ वो क्रॉस कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, किसी एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट यूज़ कर लिया। हम्म तो उसमें वो टिपिकली एडवाइजेबल नहीं है। प्रोफेशनल्स के थ्रू आपको जो है, या जो वैक्स है उसकी सफाई करानी चाहिए पहली बात हम्म तो। और बहुत आसान तरीके से इसको साफ करा सकता है सक्शनिंग द्वारा, है ना। हम्म तो सेकंड जो है वो गले की अगर हम बात करें, हम्म तो गले में जो पेशेंट होते हैं वो कुछ चीज़ों को एकदम नहीं आते मतलब। हम्म जैसे किसी किसी पेशेंट को क्या होता है कि वो खाना अटक रहा है सपोज, हाँ तो वो उसको इग्नोर करता रहता है, सोचता है कि मैं खाना कम खा रहा हूँ मतलब। हम्म पर कभी कभी ये लक्षण जो होता है ना, ये भी कैंसर का हो सकता है। जो सांस की जो खाने की नली का ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको हम क्रिकोफेरिंक्स या हाइपोफेरिंक्स कहते हैं, हम्म है ना। तो वेट का घटना हम्म और खाने का अटकना मतलब, है ना, ये दो लक्षण है कि तुरंत आपको दिखाना चाहिए हम्म विशेषज्ञ को, है ना। हम्म ताकि वो लैरिंगोस्कोपी करके या एंडोस्कोपी करके उस एरिया को देखें, वहाँ पे कोई अल्सरेटिव एरिया है हम्म या कोई मांस बढ़ा हुआ है, तो फिर बायोप्सी करके उसको हम्म हम आगे की चिकित्सा की तरफ जा सकते हैं। गले के कैंसर की अगर जैसे हम बात कर रहे हैं सर तो गले के कैंसर के बाद कई बार हमने देखा है कि मरीज जो है बिल्कुल बोलना बंद कर देते हैं बोलना छोड़ देते हैं क्या आपके पास कभी ऐसे पेशेंट्स आए जिन्होंने बिल्कुल बोलना छोड़ दिया हो लेकिन ट्रीटमेंट के बाद वो बोलने लगे हो तो अगर हम गले की बात करें, तो हम्म गला जो है ये एक ब्रॉड टर्म है मतलब, हम्म जिसको हम मेडिकली बोलते हैं फेरिंग्स। हम्म तो फेरिंग्स भी एक ये कोन शेप में होता है मतलब। हम्म तो नाक के पीछे वाले हिस्से को हम बोलते हैं हम्म नेजोफेरिंग्स। तो गला सिर्फ गला यहाँ ही नहीं है, नाक हम्म के पीछे वाले हिस्से को भी हम गले में लेके चलते हैं। हम्म उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी जो है हमारी, उसके हम्म पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं हम ओरोफेरिंग्स। हम्म जो सांस की नली है उसके पीछे वाले हिस्से को हम बोलते हैं हम्म लैरिंगोफेरिंग्स। हम्म तो ये ट्यूब की तरह होता है, जो कि ऊपर वाइड होता है, नीचे पतला होता चला जाता है। अब होता क्या है कि जो जो थ्रोट है उसके अंदर में दो मेन ट्यूब है, खाने की नली और एक सांस की सांस नली। की नली अगर सांस की नली में कुछ भी चीज़ होगी तो पेशेंट तुरंत तुरंत पहुंचेगा। हम्म सपोज आवाज़ बैठ गई मतलब, हाँ या 2 हफ्ते से ज़्यादा आवाज़ बैठी हुई है पेशेंट हम्म की, और नॉन रिस्क फैक्टर है मतलब, हम्म तो ऑब्वियसली पेशेंट तुरंत जाएगा डॉक्टर के पास में ना। तो उसकी वो, तो जो सांस की नली के कैंसर जो होते हैं या जो लैरिंजल कैंसर होते हैं, उसमें पेशेंट जल्दी प्रेजेंट करते हैं। हम्म अ, जल्दी उनका डायग्नोसिस हो पाता है। हम्म और खाने की नली में क्या होता है कि पेशेंट सोचता है कि खाना अटक रहा है सपोज, हम्म तो वो जल्दी आता नहीं है। पहले वो कुछ दवाइयाँ अपनी खुद ही ले हाँ लेगा, या फिर
अनडायग्नोस रह जाता है, मतलब बहुत हुँ, टाइम तक, जब तक आता है तब तक द डिसीज हैज़ प्रोग्रेस, मतलब तब तक हुँ, जो है बीमारी बढ़ जाती है। हुँ, तो वो जो अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस होना चाहिए था, वो लेट स्टेज में चला जाता है। हुँ, तो ऐसे में क्या होता है कि हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। अगर हुँ, सिग्निफिकेंट वेट लॉस है पेशेंट का, नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं, और खाना अटक रहा है, या खाना या ब्लीडिंग वगैरह हो रही है ओवर कैविटी हुँ, में, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है उसमें। फिर ये नहीं कि आप अपनी दवाई लेके जो है काम चला रहे हैं। हुँ। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कैंसर की, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं सर हमने, जैसे जिनका वेट अचानक से बहुत गिरने लगता है, वेट लॉस होने लगता है और उसके बाद उनका कुछ खाना खाने का भी मन नहीं करता है, वेट लॉस हो रहा है, तम्बाकू भी बहुत ज़्यादा वो ले रहे हैं। तो क्या ये संकेत हो सकते हैं कि आप कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, देखिए इसको हमें इस तरह रखा जाए कि एक होता है रिलेटिव रिस्क। अच्छा। तो रिलेटिव रिस्क कैटेगरी में आपको देखना पड़ेगा कि ये रिस्क रिस्क कैटेगरी में आ रहा नहीं आ रहा, तो वो हुँ, हिस्ट्री से मालूम मालूम चल जाएगा आपको। हाँ, कोई भी इरिटेंट अगर पेशेंट ले रहा है, चाहे वो तंबाकू हो, है ना, उसका ऑक्यूपेशन पेशेंट का, हाँ, उसके बाद में उसके लक्षण, हुँ, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल फीचर्स। हुँ, आवाज़ बैठी है 2 हफ्ते से ज़्यादा, या खाना अटक रहा है, या कोई गांठ आ गई है, जो कि हार्ड गांठ हो गई है गले के अंदर में, तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर एंडोस्कोपी, देन वी हैव टू गो फॉर बायोप्सी। हुँ, हुँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जैसे नाक से बार-बार ब खून आता है, अभी गर्मियों का सीज़न है, तो जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत से लोग हैं कि घर जब लौटेंगे तो नाक से खून आना उनके शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि नाक से खून आते-आते बहुत ज़्यादा आने लगता है, लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये हमने कई बार देखा है, ऐसा नहीं जैसे आज हुआ है तो कल नहीं हुआ, अमूमन लोगों के साथ हमने देखा है ये बार-बार होते हुए। तो नाक जो है बॉडी का एक तरह से बहुत ज़्यादा वैस्कुलर ऑर्गन है, हुँ, क्योंकि काम उसका यही है कि इसको लगातार एयर को फिल्टर करना है। लगातार हम सांस ले रहे हैं, लगातार ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, हुँ, और नाक के थ्रू जाती है वो लोअर एयर में। तो नाक का काम 24 घंटे का काम है, मतलब हुँ, 24 हुँ, घंटे इसको एयर को फिल्टर करना है। तो छोटे मोटे जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड है, मतलब, हुँ, तो ये डिपेंड करता है एयर क्वालिटी के ऊपर भी, है ना। आप अगर देखोगे कि कुछ पेशेंट होते हैं, वो बोलते हैं कि हम पहाड़ों पे आते हैं ठीक हो जाते हैं, जैसे ही, हाँ। है ना, हुँ, दिल्ली हुँ, एनसीआर में आते हैं दिक्कत चालू हो जाती है। हुँ, तो कारण उसके पीछे यही है, मतलब। हुँ, तो एयर क्वालिटी में अगर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो नाक के थ्रू जाते हैं, मतलब हुँ, नाक का काम क्या, फिल्टर करेगी उसको। कुछ पार्टिकल्स फिल्टर नहीं कर पाती, वो हुँ, जाके वो इम्बाइब हो जाते हैं म्यूकोसा के अंदर में, है ना। वहाँ पे वो एलर्जिक रिएक्शन चालू कर देते हैं, हुँ, जिसमें लगातार छींक आएगी पेशेंट को, हुँ, है हुँ, ना। आंखों में खुजली हो जाएगी, हुँ, नाक हुँ, में खुजली, या पैलेट में खुजली, है ना। बहुत कॉमन है आज की डेट में, है ना। तो ये कंडीशन लेके पेशेंट आते हैं। हाँ, और कभी कभी क्या होता है कि ये जो नाक के अंदर जो म्यूकस है वो ड्राई अप हो जाते हैं ना, हुँ, उसको बोलते हैं स्कैब्स, वो हटते हैं, वहीं से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। अच्छा। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू क्या होता है कि बीपी बढ़ गया पेशेंट का, हुँ, नॉन हाइपरटेंसिव है पेशेंट, हुँ, है ना। और नाक के अंदर पतली पतली वेसल्स होती हैं हुँ, बजाई, क्योंकि हुँ, काम ही उसका फिल्टर करना है, वो तो हुँ, बहुत जल्दी डायरेक्ट हो जाती है, बहुत जल्दी कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं ये। जी, तो वो रप्चर हो जाती है, बीपी हर ज़्यादा थोड़ा बढ़ेगा तो, मतलब, है ना। हाँ, थर्ड कारण हमने पहले जैसे बताया, हुँ, सेप्टल डेविएशन, मतलब, हाँ, ठीक है। और कभी रेयरली कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि ब्लीडिंग कर सकते हैं, मतलब नाक हुँ, के अंदर में। हुँ। जैसे बहुत बार देखा है सर अगर मैं खुद की भी बात करूँ, हमने बहुत लोगों को देखा है, मैं खुद भी जैसे बहुत ज़्यादा अगर धूल के पास जाती हूँ, जैसे कहीं सफाई अगर हो रही है, इनफैक्ट अगर ऑफ़िस में ही सफाई हो रही होती है और मैं होती हूँ और वो धूल अगर जाती है, तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। लाइक मुझे लगता है कि कुछ मतलब खाने का भी दिल नहीं करता और ऐसा लगता है कि बहुत भारी हो गई है मेरी नोज़। तो ये क्यों होता है मतलब और इसका अगर मैं आपके पास ही आऊँ, तो मतलब ट्रीटमेंट कैसे शुरू होगा इसका? तो सबसे पहले तो मुझे बोलते हैं ना कि इसका ट्रीटमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप। हुँ, तो नंबर वन क्या है कि एक एलर्जन है। एलर्जन क्या चीज़ है जो हुँ, कि फॉरेन है बॉडी के लिए। हुँ, तो कुछ भी चीज़ बाहर से अंदर जा रही है, दैट इज़ फॉरेन टू द अच्छा, बॉडी। हाँ, तो डस्ट पार्टिकल वगैरह सस्पेंडेड है एटमॉस्फेयर में, वो नाक के थ्रू जा रहे हैं हुँ, आपके, नाक उसको फिल्टर करेगी। ठीक है। अगर फिल्टर नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, वो इम्बाइब हो जाएंगे, वो हुँ, चिपक जाएंगे म्यूकोसा के अंदर में। चिपक जाएंगे तो वो एलर्जिक रिएक्शंस करेंगे, लगातार छींकें आएंगी, मतलब। तो पहला स्टेप ही आपको जो है वो कट ऑफ करना पड़ेगा। हुँ, मतलब एलर्जन से आपको एक्सपोजर को कम करना है। हुँ, तो मास्क, ओके, ठीक है, आपको जहाँ से लगता है कि ये पोटेंशियल एलर्जन हो सकता है, वहाँ पे आपको मास्क का यूज़ करना है। हुँ, जैसा कि आपने बताया कि ज़्यादा ज़्यादा भी धूल मिट्टी होती है तो आपको हाँ, प्रॉब्लम छींकें होता है। चालू हो हुँ, जाती हैं। तो जहाँ का लग रहा है आपको कि धूल मिट्टी आसपास के एरिया में, वहाँ पे मास्क लगा लीजिए आप। हुँ, नंबर वन। हुँ, नंबर टू, कुछ नॉन एलर्जेंस होते हैं, मतलब, हुँ, जैसे मैं बोलूँ तो डस्ट पार्टिकल, हुँ, डस्ट माइट, हुँ, पॉलन ग्रेन्स, हुँ, और एनिमल डेंडर। हुँ, ये चार मोस्ट कॉमन एलर्जेंस हैं, मतलब। ठीक है, तो इनसे अगर आप बचेंगे तो आप सिम्टोमेटिकली बच सकते हैं। हुँ, उसके बाद दवाई है, दवाइयाँ का सेवन तो फिर अब वो चिकित्सक की जो है निगरानी में ही जो है हुँ, देना चाहिए, कौन सी दवाई आपको देनी है, कब तक देनी है, किस डोज में देनी है, कब कैसे टेपरिंग करनी है। हुँ,
तो वो चिकित्सक बता पाएंगे हुँ। आपको। सर अगर मैं बात करूँ अब, क्या सच में जैसे लोगों के साथ होता है, बार-बार गले में खराश होती है, तो लोग इसे भी बहुत ईज़ी लेते हैं, बार-बार गले में खराश होना या फिर बार-बार गले का सूज जाना। हमने देखा है बहुत लोगों का ये जो है वो सूज जाता है बहुत ज़्यादा। ये क्या कौन-सी बीमारी के संकेत होते हैं कि बार-बार हमारे गले में खराश हो रही है, खाना हम सही से खा नहीं पा रहे हैं और उसके बाद कई लोगों के साथ है कि मेरे गले में हर 1 दिन छोड़ के सूजन आ जाती है। ये कौन-सी बीमारी के संकेत होते हैं? तो देखिए खराश का रहना उसको हम बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। हाँ। तो नाक के थ्रू जितना भी म्यूकस है लाइक ए हुँ, कन्वेयर बेल्ट वो गले में चलता रहता है। हुँ, और जिन पेशेंटों में साइनसाइटिस होती है उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हुँ। साइनसिस क्या होता है कि चेहरे की जो हड्डियां हैं उनको हम साइनसिस बोलते हैं, हाँ। जो कि एक तरह की एम्प्टी एम्प्टी बोन्स होती है, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं बोन्स के बीच में। नॉर्मली उसमें हवा एयर होती है, मतलब कभी कभी म्यूकस बढ़ना चालू हो जाता है। और ये म्यूकस जब तक हम खड़े हैं तो क्या, या बैठे हैं या खड़े हैं तो क्या होता है कि ये ड्रेन होते रहते हैं हुँ, गले के थ्रू, है ना। और जब हम लेट जाते हैं तो ये सिक्रीशन कलेक्ट होने चालू हो जाते हैं गले के अंदर में। हुँ, तो आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंटों की टेंडेंसी होती है कि सुबह उठते ही जो है वो गला वो खराश करते हैं, गला साफ करने की कोशिश करते हैं, हुँ, जो कि टेलटन साइन होता है पोस्ट नेजल ड्रिप का। हुँ, तो पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब है कि पेशेंट को क्रोनिक साइनोसाइटिस है, हुँ। तो फिर उसकी चिकित्सा हम करनी होती है। ठीक है। अब बस इस शो को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मेरा अब सवाल है सर बहुत सारे हमने देखे हैं लोगों को जिन्हें नाक में उँगली डालने की बहुत आदत होती है। वो हमेशा कहीं काम कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, ऑफ़िसेज़ में होते हैं, उनका यही काम होता है। वो पता नहीं क्या इंटरेस्ट आता है बट वो करते रहते हैं। लेकिन ये भी तो एक बीमारी की तरफ ही है क्योंकि हम हाथ हर जगह कहीं धूल में, कहीं बैठ रहे हैं वहाँ पर, फिर उसके बाद वही हम एक उँगली अपने नाक में डालते हैं और कई लोगों को तो हमने देखा है कि वो नाक में उँगली डालने के बाद बाइट भी कर लेते हैं। तो ये भी तो एक बीमारी है। देखिए वही है कि ये आदतें होती है ना, जैसे हाँ। हैबिट्स हो जाती है, हुँ, मतलब ये जो कि तोड़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आपने जो हमारे हैंड्स उनका काम किया है, उनका काम भगवान ने क्या बनाया है, तो उस काम को के लिए यूज़ करना होता है हमको। जी। तो वो टू टू लिफ्ट समथिंग है ना, उसके लिए है ना। हुँ, और नाक का काम जो है वो नाक का काम अपना नाक खुद करती है, हुँ। मतलब अगर हम ऑब्वियसली अगर हम उंगली डालेंगे नाक के अंदर, वो इन्फेक्शन करेगा करेगा, आज बिल्कुल। नहीं तो कल करेगा ही, मतलब, है हुँ, ना। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नाक का ये इतना एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं डेंजर एरिया ऑफ द फेस। हुँ, मतलब इस एरिया से कभी कभी इन्फेक्शन रेयरली ब्रेन तक भी जा सकता है। ओके। ठीक है, तो हुँ, इस एरिया को जितना ना छेड़ें उतना बेहतर है। बेहतर है। क्योंकि सर मैंने सुना है कि मतलब आप भी खुद बताएँगे कि नाक में हमारी जो नसें होती हैं, वो बड़ी पतली होती हैं और उसमें अगर हम इस्तेमाल करेंगे उँगली का, तो मुझे लगता है कि उन पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और फिर ये और बीमारियों की तरफ हमें ले जाएगा। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत पतली वेसल्स होती हैं, हाँ। तो अगर जरा सा भी ट्रॉमा होएगा उनके अंदर में, वो ब्लीडिंग करेंगी, नंबर हुँ, वन। हुँ, ये तो ऑब्वियस है, मतलब बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बच्चों में हाँ। खासकर ये दिखते हैं हम लोग कि अगर हम पूछेंगे उनके अंदर हिस्ट्री क्या होती है, हुँ, किसी बच्चे में अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है हुँ, और अगर हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री आपको पता चलता है कि बच्चा नाक में उंगली लेता है, मतलब। हुँ, और इनवेरेबली ये होता है, मतलब हुँ, अदरवाइज और भी बहुत सारे कॉज हैं उसके अंदर, ठीक हुँ, है। हुँ, तो ये हैबिट बच्चे में अगर हम शुरू से ही ना डालने की वो उसको बताएं कि भाई ये ऐसी सब नहीं करना, मतलब यू हैव टू प्रिवेंट दैट कम्प्लीटली, हुँ। तो इस चीज़ से बचा सकते हैं हम। हुँ, छोटे बच्चों की बात करूँ अगर सर, तो छोटे बच्चे हैं जिनमें ईएनटी से जुड़ा कैंसर जो है वो हो सकता है, छोटे बच्चों में, बहुत रेयरली, बहुत रेयरली। बहुत रेयरली, है ना। हुँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं होता है, पर एज पर डेटा बहुत रेयरली है हुँ, ना। बाकी बाकी बहुत सारी जन्मजात बीमारियाँ होती हैं, जैसे कान सुनने की क्षमता नहीं है बच्चे हुँ, में, है हुँ, ना, एट टाइम ऑफ बर्थ। हुँ, तो उसको बहुत जल्दी डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, इसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारा ब्रेन है, जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम बोलेंगे नहीं, मतलब ये एक हुँ, डिक्टम है। हुँ, तो 2 साल के अंदर अंदर अगर हमने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, अगर हुँ, बच्चा बचपन से नहीं सुन रहा है, तो उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी। हुँ, क्योंकि जो उसको हम बोलते हैं ना ब्रेन प्लास्टिसिटी होती है, जो हुँ, न्यूरॉन्स होते हैं ना उनकी कनेक्शन होते हैं, मतलब उसको हम हुँ, बोलते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी। हुँ, तो वो हो जाती है तब तक ना, तो 2 साल से पहले पहले हमको इंटरवेंशन लेना पड़ता है, अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो वी हैव टू गो फॉर एनी टाइप ऑफ रिहैबिलिटेशन, वेदर इट इज हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी। हुँ, और आपको एक्शन लेना पड़ेगा 2 साल से पहले हुँ। पहले, ये है। थायरॉइड के जितने पेशेंट्स होते हैं सर, हमने देखा है कि वो ग्लैंड इसकी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। क्या उसकी वजह से हमारे गले में कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है? क्योंकि मेन तो उसका यहीं पर होता है पूरा। जी, तो थायराइड जो ग्लैंड है ना, ये हुँ, डंबल शेप में होता है, हाँ, बटरफ्लाई शेप में बटरफ्लाई होता है हाँ। ना। तो इसका राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है, बीच में स्थमस होता है, जिसकी उसकी कनेक्टिंग ट्यूब होती है, और हुँ, ये सांस की नली के जस्ट ऊपर ऊपर होता है, मतलब हाँ, ट्रिकिया के ऊपर होता है, मतलब, है ना। पर जहाँ जहाँ तक वो इसकी जो बीमारियाँ होती हैं ज़्यादातर बेनाइन होती हैं, ज़्यादातर कुछ 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 कैंसर भी दिखाई उसमें मिलते हैं हमको, हुँ, पर इट इज़ मैनेजेबल। हुँ, हमको सपोज कोई गांठ हो गई गले के अंदर में, सेंटर सेंटर ऑफ दी हाँ, थ्रोट में, जो कि थायराइड की स्वेलिंग निकली, मतलब हुँ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं, उसका प्रॉपर उसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद में वी कैन मैनेज दैट।
हुँ, वेरी इजीली। हुँ। सर कोई ऐसा केस आपको याद है जहाँ पर आपने इलाज किया हो? कहते हैं कि कई बार होता है कि लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। तो कहीं ऐसा कोई केस आपके पास आया, कोई ऐसी स्टोरी जो आपके पास आए और आपने इलाज किया, उसके बाद उनकी लाइफ़ चेंज हो गई? दो दो चीज़ें हैं। एक तो हुँ, एक हमारे यहाँ बच्चों में 10 से 19 साल में ना एक ट्यूमर होता है, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा। ओके। नाक के पीछे का जो नाक हुँ, के हुँ, पीछे हुँ। का एरिया होता है उसमें ट्यूमर होता है मतलब। तो ये ट्यूमर बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है। हुँ, टेंडेंसी इसकी होती है, मतलब इसका जो डायग्नोसिस क्राइटेरिया वो यही हुँ, है, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ एपिस्टैक्सिस, मतलब नेजल ब्लीडिंग, हुँ। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसमें, है ना। अच्छा। तो एक पेशेंट एक्स वाई जेड कोई पेशेंट था हाँ, मतलब, ठीक। तो अब उसके फादर काफ़ी ज़्यादा ये वो कोई वॉचमैन थे मतलब हुँ, किसी सोसाइटी में। एंड तो उनको पहले उन्होंने दिखाया, इधर तो दिखाया कहीं दो दो हुँ। तीन जगह पे दिखाया, वहाँ पे जिसको सिर्फ नजर ड्रॉप देके बच्चे का काम चल रहा वो कुछ फायदा उसको नहीं पड़ा बच्चे नहीं को। पड़ा। तो फिर जैसे ही वो लेके आए तभी जस्ट फ्रॉम द हिस्ट्री ओनली, जब जब थोड़ा डायग्नोसिस हमारे दिमाग में आ गया कि ये चीज़ हो हुँ, सकती है उसको। अच्छा। तो जब हमने सीटी स्कैन वगैरह कराया तो उसमें अच्छा खासा वो ट्यूमर निकला, जो कि थोड़ा स्प्रेड भी हो चुका था हल्का सा। ओके। तो फिर तब भी उसकी हमने सर्जरी करी, उसके बाद में अब बच्चा ठीक है वो, और अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, बड़ा काम चल रहा है उसका। बट आफ्टर दैट जो उसका जो जो उसके फादर अटेंडेंट जितने थे, दे आर वेरी, मतलब ग्रेटफुल, मतलब है ना। तो हुँ, वो चीज़ जो है ना वो बहुत वो एक प्राउड मोमेंट भी है। हो जाता है वो। तो हुँ। वो ऐसे कुछ कुछ आते हैं मोमेंट्स मतलब लाइफ में, है ना। कुछ सही भी, कुछ पॉजिटिव आते हैं, कुछ नेगेटिव आते हैं, बट वी हैव टू। कैंसर की हम अगर बात कर रहे थे सर, कैंसर एक ऐसी चीज़ है किसी भी फैमिली में जब पता चलता है कि उसके किसी भी घर के सदस्य को, पेरेंट को कैंसर है, तो वो एक अलग ही मोमेंट है। मतलब इंसान उम्मीद भी मुझे लगता है खो देता है, अच्छे की तरफ बाद में सोचता है। भले ही कितनी टेक्नोलॉजी आ गई हो, लेकिन फिर भी कैंसर का नाम सुन के आज भी हम डरते हैं कि कैंसर मतलब अब बस मुसीबत ही मुसीबत है। बहुत से पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, कहते हैं कि कैंसर सिर्फ इलाज नहीं सर, उसमें एक मेंटली सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। एज़ एन डॉक्टर अगर मैं बात करूँ, तो आपके पास जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं, तो कैसे आप उनको सँभालते हैं? क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी टूट जाता है बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट तो जिस टाइम हम डायग्नोसिस करते हैं, जब हुँ, जब लक्षण से पता चल जाता है कि भाई हो सकता है चीज़, है हुँ, ना, तो उस समय पेशेंट को और अटेंडेंट को बताना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल। मुश्किल होता है हुँ, थोड़ा सा। लेकिन आप यू हैव टू टेल द ट्रूथ, मतलब है ना। बिल्कुल, आप जो चीज़ है वो आपको बतानी पड़ती है ना। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा पेशेंट के साथ में थोड़ा सा हमको एम्पैथेटिक होके आराम से उसको समझाना पड़ता है चीज़ें। हुँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हुँ, और इसमें ऐसा नहीं है कि पेशेंट रिलैक्स हो जाए, मतलब कुछ हुँ, पेशेंट होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब हुँ, कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है मतलब। पर आपको अपने डिसीजन पे जो भी आपने एज पर मेडिकल लिटरेचर यू हैव टू बी, आपको वो उनको एडवाइस देना है, मतलब कि हुँ, उसकी बायोप्सी अगर लग रही है, बायोप्सी होनी है तो बायोप्सी होनी है उसकी, है हुँ, ना। बिकॉज वो पेशेंट के लिए ही ठीक है। अगर हुँ, वही आज अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 में है, वो अगर 6 महीने का स्टेज 3 में चला गया तो वो पेशेंट के लिए खराब है, मतलब है ना। हुँ, तो थोड़ा सा टाइम देना होता है पेशेंट को कि वो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो हुँ, फॉर द डायग्नोसिस। हुँ, बट एट द सेम टाइम्स यू हैव टू बी वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स द कैंसर एक्चुअली, हुँ, है ना। हुँ, तो फॉर द मैनेजमेंट पार्ट, है ना। हुँ, तो ये चीज़ भी आपको अटेंडेंट को खासकर जो है ढंग से समझा देनी जरूरी होती है। हुँ। आजकल सर आपने भी देखा होगा र मैंने भी देखा है और अमूमन हमने देखा है कि अब लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद है, लाउड म्यूज़िक। लोग अगर रास्ते में सफ़र भी कर रहे होते हैं तो हेडफ़ोन उनके कान में होता है और इतनी तेज़ वो म्यूज़िक सुनते हैं कि जो बगल में बैठा होता है उसको भी आवाज़ आती है कि ये कौन-सा गाना सुन रहा है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ लोग गाना सुन रहे हैं। डीजे की जो आवाज़ होती है शादियों में वो बहुत तेज़ होती है और कानों में मुझे लगता है कि कई बार इससे प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन लोग इसे बहुत ईज़ी लेते हैं, फिर भी उसके बाद भी लोग बहुत लाउड ही सुनना पसंद करते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में या आपके कानों के साथ-साथ आपके नाक के लिए भी, आपके गले के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। क्वेश्चन आपने पूछा है, ये बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हमने देखा है, मतलब वो एक बहुत यंग एज ग्रुप में पेशेंट हियरिंग लॉस के साथ में आते हैं, जो कि हाँ, एक हियरिंग लॉस भी दो तरह के होते हैं कंडक्टिव, होते हैं सेंसरी न्यूरल। ओके। सेंसरी न्यूरल जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, और ज़्यादातर साउंड इंड्यूस जो होते हैं वो सेंसरी न्यूरल होते हैं, मतलब इरिवर्सिबल है। हुँ, तो इनएविटेबली आप अगर लाउड साउंड प्रेजेंट कर रहे हैं कान की तरफ, हुँ, तो यू आर कॉजिंग हियरिंग लॉस टू योर सेल्फ। ओके ठीक है। तो टिपिकली हेडफोन या ईयरफोन अगर यूज़ करना ही पड़ रहा है आपको, तो हुँ, इसका डिक्टम हमने बनाया जो है वो ये है 40 डेसिबल
4 घंटे से ज़्यादा यूज़ मत कीजिए उसको, है ना, लगातार, है ना। हम्म। तो ये है, जहाँ तक भी हो, अगर स्पीकर पे यूज़ कर सकते हैं हम्म। तो वो बेटर है। अगर हाँ ऑक्यूपेशन ऐसा है कि यू हैव टू यूज़ द हेडफोन और ईयरफोन्स, उसका जो है वो आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड वो कम कर लीजिए, ड्यूरेशन कम कर लीजिए, बीच बीच में पॉज ले लीजिए। हम्म। यानी एज एन डॉक्टर, ईएनटी स्पेशलिस्ट होने के नाते आप ये बिल्कुल सलाह देंगे कि बहुत तेज जो लोग साउंड सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, वो नहीं सुनना चाहिए। नहीं, बहुत तेज सुनने का कोई वो नहीं है। आप म्यूजिक सुनते किस लिए हैं? आप सुनते हैं रिलैक्स, हाँ फॉर द बिल्कुल रिलैक्स और रिलैक्समेंट के एंजॉयमेंट लिए। के लिए। बड़ा बहुत तेज सुनने से उसका कोई फायदा मुझे लगता नहीं कि बिल्कुल। है ना, कुछ अगर नुकसान ही हो बिल्कुल। रहा है उससे, अपने खुद को नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल और सर, कोविड का समय हम सभी को याद है कि हमने बड़ा मुश्किल समय देखा और बड़े मुश्किल दौर से हम निकले हैं। उस समय हमने देखा कि लोगों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई, सबने कहा कि मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, मैं कुछ भी खा रही हूँ मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, सूंघने की शक्ति चली गई है, परफ्यूम्स बहुत सारे लगा रही हूँ बट मेरे को बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं महसूस हो रही है। क्या ये ईएनटी का हिस्सा है? क्या सभी लोग पूरी तरह से ठीक हो पाए हैं उस दौर में, या अभी भी आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि कोविड में जैसे सूंघने की शक्ति चली गई थी, टेस्ट चला गया था, वैसे ही हो रहा है मेरे साथ, ऐसे आते हैं आपके पास? काफ़ी पेशेंट, बहुत डेटा भी था हमारे पे, एक आर्टिकल भी हमने इस पर बनाया था, मतलब कोविड के अच्छा। टाइम पे। तो पोस्ट कोविड एनोस्मिया बोलते हैं उसको हम लोग, या डिसगोसिया बोलते हैं। एनोस्मिया अच्छा। मतलब सूंघने की क्षमता चली गई, हम्म। डिसगोसिया मतलब ऑल्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट हम्म। चला गया मतलब। पोस्ट कोविड काफ़ी ये डेटा, बहुत पेशेंट थे इसके आए हम्म। थे। पर मैं आपको ये बता दूं कि कोविड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये कर सकती हैं, मतलब। तो अच्छा। जहाँ तक ये ईएनटी की प्रॉब्लम थी, ये न्यूरो की प्रॉब्लम भी थी, बिकॉज क्या था कि जो कोविड वायरस है वो एस टू रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब, है ना। अच्छा। तो ये एस टू रिसेप्टर जो कि लंग्स में होते हैं, या हाँ। और ये नाक जो अल्फैक्टरी एरिया है हमारा, वहाँ पे भी होते हैं। ओके। तो सबसे पहले जाके वहाँ पे अटैक करता था ये, मतलब। हाँ हाँ। तो वो एस टू रिसेप्टर पे जाके अटैक करता था, ओके। जो कि एक तरह से हम बोले तो नर्व को अटैक कर रहा था। अच्छा। तो हाँ, समस्या तो ये ईएनटी की भी है, साथ में न्यूरोलॉजी की भी है। हम्म। और इसमें से ज़्यादातर पेशेंट रिकवर कर गए थे, उनकी जो एनोस्मिया है, डिस्कूसिया है, दैट गेट इम्प्रूव ओवर द टाइम। बट हाँ, किसी किसी में परमानेंट भी हुआ है ना। हम्म। ठीक है, कॉज पता ही है आपको, बता दिया हम्म। मैंने आपको जो हम्म। कॉज था, है ना। जैसे मैंने आपको देखा, आप भी मास्क वेयर करते हैं, मास्क लगा के आप आए हैं, और कोविड से मुझे लगता है कि लोगों ने मास्क को पहचाना है। आज भी लोग मास्क वेयर करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क पहनते हैं, मैं खुद भी बाहर जाती हूँ तो पहनती हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है, मतलब एज एन डॉक्टर अगर आपसे पूछूं कि मास्क हमें हमेशा यूज करना चाहिए जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, ये जरूरी है हमारे लिए? देखिए, हम क्या होता है कि अपनी सहूलियत सबसे पहले देख लेते हैं कि कुछ लोगों से मैंने पूछा है मास्क क्यों नहीं पहनते आप, कि हमको हम्म। घुटन हो जाती है। हाँ। अरे घुटन मतलब कैसे घुटन हो जाएगी? आप सोचो कि मास्क क्या, मतलब मास्क का काम क्या, फिल्टर करेगा एयर को। हम्म। ऑक्सीजन तो जानी है ना बॉडी में। बिल्कुल। ऑक्सीजन नहीं जाएगी, आपको खुद खुद मालूम चल जाएगा आपको, है ना, हम्म। कि चक्कर वगैरह आएंगे आपको। तो मास्क आपको प्रिवेंट ही करेगा, मुझे जहाँ तक लगता है, बहुत सारी बीमारियों से। सिर्फ कोविड तो छोड़ दीजिए आप, हम्म। उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे कि यू कैन प्रिवेंट दैम। हम्म। आप इसको चाहे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बताइए, ओके। ठीक है, कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस हो, वो कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस है वो नाक के थ्रू जाएगा आपकी हाँ। बॉडी में, है ना। ठीक है, एलर्जी का एटिस, एलर्जी की जो समस्या है ना, इन सबसे आप ऑलमोस्ट निजात निजात पा सकते हो मास्क लगा के, मतलब सिम्टोमेटिकली, है ना। हम्म। तो ये है। तो लास्ट एक क्वेश्चन ये है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट होने के नाते जितने भी लोग हैं जो इस शो को देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज होगा, किन किन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है? तो सबसे ज़्यादा जो सिम्टम आ रहे हैं इसमें, उसके हिसाब से बताता हूँ। सबसे हम्म। पहले तो नाक से स्टार्ट करते हैं। तो हाँ नाक जी। में एलर्जी का नाइटिस सबसे ज़्यादा हमको ये देखने को मिल रहा है, मतलब। हाँ। तो मास्क, ओके। जो कि बहुत आसान तरीका है, आप आराम से उसको लगाओगे हाँ। तो प्रिवेंट कर सकते हो हाँ। सिम्टोमेटिकली। हाँ। ठीक है, नंबर टू, कान के लिए सिमिलर, तो आपने जैसे बताया, लाउड साउंड्स। हाँ। आजकल जो है ना, यंग एज ग्रुप में खासकर हम देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ इनएविटेबल एक्सपोजर टू लाउड लाउड साउंड, दे आर डेवलपिंग हियरिंग लॉस। हम्म। तो लाउड साउंड से इतना बचें। अगर ऐसे ऑक्यूपेशन में है कि लगातार यूज़ करना पड़ रहा है, तो वॉल्यूम कम कर लें उसका, और थोड़ा सा ब्रेक दें, मतलब। ठीक है। गले की समस्या के बारे में हम अगर बात करें, तो उसमें तो बहुत टाइम से वही रिस्क फैक्टर हैं। तंबाकू का सेवन अगर कोई कर रहा है, उसको छोड़ दें फटाफट, है ना। हम्म। और अगर कोई भी ऐसी समस्या मालूम चलती है कि वही गले में आवाज़ बैठ रही है, खाना अटक रहा है, वेट कम हो रहा है, तुरंत दिखाएं डॉक्टर को। उसमें फिर मतलब ये नहीं मैं रिस्क आज से नहीं आऊँगा, लेना। कल जाऊँगा, अगले हफ्ते जाऊँगा, एक हाँ। साल के 6 महीने बाद जाऊँगा, बेटा टाइम मिलेगा तब जाऊँगा। जब तक आपकी सेहत खराब हो जाएगी खराब और। हो जाएगी, जो क्योंकि फिर आप थोड़ा सा दिक्कत का भरा काम। यानी अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, लापरवाही आपको
नहीं बनाई हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि ये शो जितने भी लोग देखेंगे उन्हें बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा ईएनटी से रिलेटेड। तो हमारे साथ थे डॉक्टर विवेक पाठक। अगर आप ऐसी ही स्टोरीज और देखना चाहते हैं, कुछ सीखना समझना चाहते हैं, तो स्टोरी मेकर्स देखते रहें।